गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे निर्णयन या डिसीजन मेकिंग और उसमें हर्बर्ट साइमन का योगदान। पहले चर्चा होगी कि निर्णयन क्या है, उसकी विशेषता या उससे जुड़े कुछ और जो डायमेंशन है उनकी, और तब उसके बाद फिर हर्बर्ट साइमन का योगदान पढ़ा जाएगा। हर्बर्ट साइमन प्रशासन के एक बड़े महत्वपूर्ण विद्वान हैं और केवल प्रशासन के ही नहीं बल्कि और दूसरी विधाओं या दूसरे विषयों डिसिप्लिन्स में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हर्बर्ट साइमन ने 1945 में निर्णयन के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल या सिद्धांत दिया है जिसे हम प्रशासनिक प्राणी प्रतिमान या एडमिनिस्ट्रेटिव मैन थ्योरी के नाम से जानते हैं। इतना महत्वपूर्ण और प्रासंगिक मॉडल है कि 1978 में हर्बर्ट साइमन को अपने उस कंट्रीब्यूशन, उस मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और नोबेल पुरस्कार भी अर्थशास्त्र श्रेणी का। तो उसके पीछे कारण है कि जो ये पढ़ने जा रहे हैं हम, निर्णयन या डिसीजन मेकिंग, ये केवल लोक प्रशासन तक ही सीमित प्रोसेस नहीं है। जीवन के, संगठन के, समाज के किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे निर्णयन हर जगह बड़े पैमाने पे हमें देखने को मिलता है। वो पॉल साइंस हो, वो इकोनॉमिक्स हो, वो समाजशास्त्र, कहीं भी हर व्यक्ति, हर संगठन, हर, जैसा हमने कहा, विषय, हर क्षेत्र में निर्णयन की प्रक्रिया संपन्न होनी ही होनी। ऐसा नहीं कि प्रशासक निर्णय लेगा, राजनीतिज्ञ नहीं लेगा, या अर्थशास्त्री या समाजशास्त्री। तो इस प्रोसेस को हम केवल प्रशासन तक सीमित नहीं कर सकते। और प्लस दूसरी बात कि अर्थशास्त्र के फील्ड में काम भी किया था साइमन ने, एक्सपेरिमेंट किए थे कुछ। तो अर्थशास्त्र श्रेणी का नोबेल पुरस्कार मिला उन्हें उसी प्रतिमान के लिए जो निर्णयन का प्रतिमान है, बहुत महत्वपूर्ण प्रतिमान, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो इन जनरल जानेंगे निर्णयन क्या है और फिर उसमें हर्बर्ट साइमन का योगदान क्या है। सबसे पहले स्क्रीन पे आपके सामने निर्णयन का अर्थ है, मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णयन और निर्णय डिसीजन, और निर्णयन डिसीजन मेकिंग। तो स्वाभाविक सी बात है, दो अलग अलग चीजें हैं। क्या है ये अर्थ? देखिए आप, किसी समस्या के समाधान के संदर्भ में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना निर्णयन कहलाता है। किसी समस्या के समाधान के संदर्भ में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक बेहतर विकल्प का चयन करना निर्णयन कहलाता है। आगे हम देखेंगे कि निर्णयन प्रक्रिया 4 चरणों से होकर संपन्न होती है, और निर्णयन प्रक्रिया के जो 4 चरण हैं उन्हीं चारों को मिला के निर्णयन का अर्थ किया गया है। पहला चरण होता है कि सही समस्या क्या है उसकी हम पहचान कर लें। दूसरा चरण उस समस्या के समाधान के जितने संभव विकल्प हो सकते हैं उन्हें खोज करें। तीसरा होता है उन विकल्पों के गुण दोष का मूल्यांकन करें, देखें किस विकल्प में कितने फायदे कितने नुकसान हैं,
और फिर चौथा चरण होता है कि उन सभी विकल्पों में जो एक सबसे बेहतर विकल्प हो उसका चयन कर लिया जाए। तो निर्णयन प्रक्रिया इन 4 चरणों से होकर संपन्न होती है और वही चारों चरण हमने यहां मिलाए हैं तो निर्णयन का एक अर्थ या परिभाषा बन गई है। किसी समस्या के समाधान मतलब जो पहला चरण है मूल समस्या की पहचान। किसी समस्या के समाधान के संदर्भ में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से मतलब दूसरा चरण हो गया संभव विकल्पों की खोज। एक बेहतर विकल्प का चयन करना मतलब चौथा चरण हो गया विकल्प का चयन। तीसरा चरण यहां दिख नहीं रहा है आपको डेफिनेशन में, वो अंडरस्टूड है, वो उसमें अंतर्निहित है कि जब हमारे पास किसी समस्या के समाधान के बहुत सारे विकल्प होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उनके गुण दोष प्रॉस कॉन्स को एवेल्युएट करते हैं, पैरेलल एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि किसके कितने फायदे किसके कितने नुकसान हो सकते हैं और फिर जो एक सबसे बढ़िया विकल्प लगता है उस विकल्प को हम चुन लेते हैं। गुण दोष के मूल्यांकन का आधार कई बार पैसा भी हो सकता है, कई बार समय भी हो सकता है, कई बार और कई चीजें, और फिर हम देखते हैं कि हमें कौन सा एक विकल्प चुनना है। तो कई सारे विकल्पों में से किसी एक विकल्प के चयन का आधार ही है उन विभिन्न विकल्पों के गुण दोष का मूल्यांकन करना। तो वो तीसरा चरण अलग से डेफिनेशन में हमने लिखा नहीं, हाँ वो अंतर्निहित मान लिया गया है। तो आपको भी बस यहां बताने का उद्देश्य ये है, मैं जो भी डेफिनेशंस आपको बताता हूं देखिए कुछ जो की वर्ड है बस वो निकाल के उनको जोड़ देता हूं तो एक डेफिनेशन होती है। पर्पज बस ये कि आपको रटना नहीं पड़े चीजें, कीवर्ड दिमाग में होने चाहिए और फिर उनको आप अपने अकॉर्डिंग जोड़ लें और डेफिनेशन तैयार कर लें, एक मौलिक परिभाषा हो जाएगी। तो निर्णय प्रक्रिया के चरण है बस उनको मिला देना है। आप चाहें तो तीसरा भी लिख दीजिए, ऐसा नहीं है कि किसी समस्या के समाधान के संदर्भ में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के गुण दोष के मूल्यांकन के आधार पर एक बेहतर विकल्प का चयन करना ही निर्णयन कहलाता है। आप ये लिख दीजिए, थोड़ा शब्द बढ़ जाएंगे लेकिन गलत नहीं है वो। लेकिन चूंकि अंडरस्टूड होता है कि कई विकल्पों में से किसी एक को चुनेंगे हम तभी जब उसके गुण दोष का मूल्यांकन करेंगे, तो नहीं भी लिखा है उसको तो अभी कंप्लीट है अपने आप में बात। अक्सर आप देखेंगे चाहे व्यक्तिगत जीवन हो चाहे संगठनात्मक जीवन, सुबह से लेकर शाम तक हमारे सामने ढेरों समस्याएं होती हैं और उनके समाधान के लिए अक्सर एक से ज्यादा विकल्प भी मौजूद होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक दसों बार हम इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ग्रेजुएशन की आपने समस्या हुई बेरोजगारी की, कई सारे विकल्प थे। एक विकल्प था आईएएस पीसीएस, उसके अलावा एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे या नौकरी या दुकान या खेती, बहुत सारे विकल्प थे। आपने उन विकल्पों के गुण दोष देखे जो भी आपके अपने पैमाने मापदंड थे और आपने निर्णय लिया कि हमें सिविल सेवा की तैयारी करनी है। तो देखिए समस्या समाधान के कई सारे विकल्प, गुण दोष और फिर किसी एक विकल्प का चयन किया आपने। समस्या है आपके सामने की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है, एक ऑप्शनल रखना जरूरी है। आईएएस में यूपी बिहार में हरियाणा में कौन सा ऑप्शनल रखें, फिर कई सारे ऑप्शन, कई सारे विकल्प थे आपके पास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, फिलॉसफी,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपने फिर उनके गुण दोष देखे, जो भी आपके पैमाने थे, मापदंड थे, आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चुना। देखिए एक निर्णय हो गया। जो ये पूरी प्रक्रिया है निर्णयन कहलाती है, और जो चयनित विकल्प है वो निर्णय कहलाता है। तो निर्णय और निर्णयन का अंतर भी यही है, डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस, एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। उन्हीं चरणों में जो एक चरण है बेहतर विकल्प का चयन, उसको हम निर्णय कहते हैं। जो विकल्प हम चुनते हैं वो डिसीजन हो गया हमारा, और पूरी प्रोसेस हो गई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो हम बात कर रहे हैं कि सुबह शाम दिन भर बहुत सारी समस्याएं हैं आपके सामने। सुबह सो के उठे, कोचिंग आना है, मार्केट कुछ खरीदने जाना है, 4 जोड़ी कपड़े, अब कौन सा कपड़ा पहने, तो देखिए समस्या है, विकल्प है, चुनते हैं आप। घर पे खाना बनना है, बनाना है, देखिए विकल्प है। रोज पूछा जाता है घर पे कि क्या खाना है, कौन सी सब्जी बननी है, तो आलू गोभी की XYZ। हमेशा हर जगह देखिए आपकी समस्या भी है, बहुत सारे विकल्प भी है। दिन भर में केवल आप बैठ के सोचिए शांत मन से, तो 10 बार डेली हम इस प्रोसेस को पूरा करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। और चूंकि ये प्रक्रिया हमारे जीवन में इतनी घुली मिली है, रोज इतने बार हम ये करते हैं कि हम करते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि अच्छा हम तो ऐसा कर रहे थे, कर रहे हैं। अब आपको लगे कि हाँ सही बात कह रहे सर आप, तो ये तो दिन भर में कितने बार होता है ऐसा। मार्केट में कोई सामान खरीदने जा रहे हैं आप, टूथपेस्ट लेना है, कुछ भी XYZ, देखिए दुनिया भर के विकल्प हैं। समस्या है, दुनिया भर के विकल्प हैं कि कॉलगेट खरीदें, कि पेप्सोडेंट लें, कि ये लें, कि वो लें। आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं भैया पतंजलि का खरीद लो, रेट भी ठीक है और स्वदेशी है। एक निर्णय हो गया आपका। संगठन में भी है, संगठन में भी प्रबंधक के सामने, और केवल प्रबंधक क्या, लगभग हर स्तर पर बैठे कार्मिक के सामने अपने कार्य के संदर्भ में बहुत सारी समस्याएं, चुनौतियां होती हैं। समाधान के विकल्प होते हैं, किस विकल्प को चुना जाए। प्रधानमंत्री जी पंजाब के दौरे पे जाते हैं, मौसम खराब होने से उन्हें बीच रास्ते में रुकना पड़ता है। उसके बाद अब उनके पास विकल्प हैं कि वेट करें, वापस दिल्ली लौट के आ जाएं। वो निर्णय लेते हैं कि हम बाई रोड जाएंगे। बाई रोड जाते हैं, रास्ते में उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो जाता है, 20 मिनट तक फंसे रहते हैं। फिर विकल्प है क्या करें क्या नहीं करें। निर्णय होता है कि भाई वापस लौटना ही समझदारी है। तो देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। समाधान क्या हम कर रहे हैं, किस विकल्प को चुन रहे हैं, ये प्रोसेस निर्णयन या डिसीजन मेकिंग कहलाती है। टेरी चेस्टर बर्नार्ड लोक प्रशासन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विद्वान हैं। उनके अनुसार डेफिनेशन लिखी है स्क्रीन पे कि निर्णयन क्या होता है। टेरी कहते हैं 2 या अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक व्यावहारिक विकल्प को चुनना ही निर्णयन है। देखिए वही बात जो मैं आपको अपने शब्दों में बता रहा हूं और कह रहा हूं कि आप खुद अपने शब्दों में बनाइए परिभाषा। टेरी ने उसी तरह की बात की है कि 2 या अधिक विकल्प मतलब कोई समस्या होगी, समाधान के विकल्प होंगे कई सारे, उनमें से जो एक बेहतर व्यावहारिक विकल्प लगे उसका चयन कर लें, तो वही निर्णयन या डिसीजन मेकिंग है। चेस्टर बर्नार्ड ने भी बहुत शॉर्ट, बहुत स्वीट सी डेफिनेशन दी है
कि निर्णयन विकल्पों को सीमित करने की तकनीक है। बात यहां भी वही है कि समस्या होगी, समाधान के कई विकल्प होंगे। विकल्पों को सीमित करना मतलब जो एक बेहतर विकल्प होगा हम वो चुन लेंगे। तो विकल्पों को सीमित करने की तकनीक, आप अपने शब्दों में भी अपनी बात कहें और फिर अपनी बात के सपोर्ट के लिए आप एक दो विद्वानों का सहारा ले लें। स्पेशली आप जब स्टेट सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी, बिहार या और अदर स्टेट, तो वहां ध्यान रखना है कि आपको कुछ एक दो विद्वानों के अनुसार भी परिभाषाएं लिखना जरूरी है। यूपीएससी और स्टेट पीएससी में थोड़ा सा डिफरेंस यही होता है कि यूपीएससी आपसे ज्यादा ये अपेक्षा करता है कि आपने जिसने जो कहा उसको क्या समझा। किसने क्या कहा से बहुत मतलब यूपीएससी को नहीं है, आपने क्या समझा उससे मतलब ज्यादा होता है। लेकिन स्टेट सर्विस में उन्हें इस बात से भी मतलब है कि किसने क्या कहा वो आपने रटा कि नहीं रटा। तो स्टेट सर्विस में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है निर्णयन क्या होता है, निर्णयन का अर्थ बताइए। इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाएं तो आपको इन जनरल भी डेफिनेशन लिखनी है और एक दो विद्वानों के अनुसार भी, और केवल निर्णय नहीं हर टॉपिक में। इसीलिए देखेंगे आपकी नोट्स में लगभग हर टॉपिक में हमने ये प्रयास किया है कि इन जनरल भी बताया है कि वो क्या है कॉन्सेप्ट, और सपोर्ट के लिए कम से कम 2 विद्वानों 3 विद्वानों की डेफिनेशंस भी दी हैं कि उन्होंने क्या कहा है। स्पेशली वो यूपी, बिहार या अदर स्टेट सर्विस, झारखंड, राजस्थान जीएस में है, छत्तीसगढ़, एमपी, तो वहां के लिए है कि आप अपनी बात भी कहें अपने शब्दों में और फिर सपोर्ट में आप किसी विद्वान को भी कोट कर दें, 1-2 विद्वानों को कम से कम करें कोट आप। तो ये तो निर्णयन का अर्थ है। आगे बढ़ें। निर्णयन की कुछ विशेषताएं स्क्रीन पे आपके सामने हैं। सबसे पहली विशेषता है उद्देश्य उन्मुखी। तो याद रखें कि हम प्रशासन और संगठन की बात कर रहे हैं, और प्रशासन संगठन निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही काम करते हैं। कभी भी हम प्रशासन और संगठन में उद्देश्य विहीन गतिविधियों की चर्चा नहीं करते। सो परिणाम है कि प्रशासन और संगठन में संपन्न होने वाले जो काम गतिविधियां हैं उनका भी कुछ ना कुछ निश्चित और विशिष्ट उद्देश्य अवश्य होता है। वो चाहे अभिप्रेरणा हो, समन्वय हो, संचार हो, मनोबल हो, प्रत्यायोजन हो, और चाहे निर्णयन की हम बात कर रहे हैं, कोई भी गतिविधि किसी ना किसी एक निश्चित उद्देश्य पर्टिकुलर गोल के लिए ही काम करती है। निर्णयन का भी निश्चित उद्देश्य है। मूल उद्देश्य तो वही है कि संगठन और प्रशासन के जो उद्देश्य हैं वो प्राप्त हो जाएं, उन्हें हम कार्यकुशल बना दें। संगठन प्रशासन के सामने जो समस्याएं, जो चुनौतियां आ रही हैं उनको समाधान कर दें, सॉर्ट आउट कर दें। तात्कालिक उद्देश्य भी हो सकता है कि भैया फिलहाल तो अब पंजाब में बीच रास्ते में ब्रिज के ऊपर फंसे हैं तो यहां से बाहर निकलो, बात का बाद में देखेंगे। तो भाई तात्कालिक भी हो सकता है उद्देश्य, और दीर्घकालिक तो खैर है ही। हर निर्णय का एक निश्चित समय सीमा में टाइम बाउंड होना जरूरी होता है। अनिश्चित काल तक आप किसी समस्या को नहीं टाल सकते। अगर ऐसा करेंगे तो समस्या कई बार इतनी गंभीर हो जाएगी, चीजें आपके हाथ से बाहर निकल जाएंगी और फिर उसको संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा।
हमारे देश में आप देखें बढ़ती हुई आबादी एक इसी तरह की समस्या है कि पिछले 70 साल में हम कुछ नहीं कर पाए, परिणाम आज 140 करोड़ हो गए हैं और बहुत जल्दी रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, रेल से लेके हर जगह लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, वो चाहे टीका हो कोरोना का हो, चाहे आरटीपीसीआर टेस्ट हो, चाहे कुछ भी, और अभी भी अकल में नहीं आ रहा है। तो उसी तरह से वो चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, पर्यावरण हो, बहुत सारी समस्याएं कि समय रहते अगर समाधान नहीं कर पाते तो आज पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा है। तो हर निर्णय का एक निश्चित समय में होना जरूरी होता है। समय पर समस्या को सुलझा लेंगे तो भविष्य के लिए अच्छा होगा। हालांकि कई समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम कुछ समय के लिए उनके हाल पर छोड़ सकते हैं। ऐसा करने के पीछे कई कारण होते हैं। कई बार हमारे पास टाइम नहीं है कि सारी समस्याओं को हम तुरंत सॉर्ट आउट कर लें। कई बार उतने रिसोर्स नहीं है, कई बार उतना ज्ञान, उतना विवेक बुद्धि नहीं है, या और कई कारणों की वजह से हर समस्या का तुरंत समाधान नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि उसे हम अनिश्चित काल के लिए छोड़ दें, लटकाए रखें। तो एक विशेषता देख रहे हैं आप 5 नंबर, सकारात्मक एवं नकारात्मक। उसका मतलब वही है, निर्णय दोनों तरह के हो सकते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। सकारात्मक निर्णय का मतलब होता है जब हम किसी समस्या के समाधान के लिए कोई निर्णय करते हैं, कोई विकल्प चुनते हैं। और नकारात्मक निर्णय का मतलब होता है कि जब हम समस्या को उसके हाल पे छोड़ देते हैं, फिलहाल हम उस समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं करते, वो भी एक निर्णय है। वो नकारात्मक निर्णय कहलाता है। तो अक्सर हमें ऐसा करना पड़ता है। बस मैंने कहा अनिश्चित काल के लिए छोड़ना ठीक नहीं है, एक टाइम बाउंड हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर समस्या तुरंत ही सुलझ जाए। और कई कारण हैं ऐसा होने के पीछे। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक, नाम सुना होगा आपने, सीधा प्रधानमंत्री मोदी से पंगा ले रहे हैं। बहुत घमंड में थे जब किसान आंदोलन था, ये वो, और फिर भी सरकार झेल रही है उन्हें। भाई राज्यपाल हैं, सरकार की ही पार्टी के सदस्य रहे हैं, और अपनी ही सरकार सीधे पीएम के ऊपर इस तरह के आक्षेप लगा रहे हो। फिर भी इसी तरह से वरुण गांधी या, तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, वेट किया जा रहा है। उन्हें पता है सतपाल मलिक को कि भाई जाट हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अभी अगर उनके खिलाफ एक्शन होगा तो यूपी में चुनाव है, उसमें दिक्कत हो सकती है पार्टी को अगर उन्हें इस समय हटा दिया जाए तो झेलना है अभी और 2 महीने 3 महीने, जब तक चुनाव नहीं हो जाए, उसके बाद बताएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आज अगर हम चुप बैठे हैं तो क्या वो भी एक बहुत बड़ा निर्णय है कि आज अभी कुछ नहीं करेंगे, बताएंगे। लेकिन तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है। स्थितियों की गंभीरता, संवेदनशीलता को देखते हुए भविष्य में बताएंगे, निपटेंगे तुमसे। रूम पार्टनर से आपकी बन नहीं रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वाद विवाद हो रहे हैं, रूम पार्टनर बदलना है या रूम चेंज करना है,
लेकिन 10 दिन बाद प्रीलिम्स का एग्जाम है या मेंस आने वाला है, तो अब वहां अभी रूम बदलना कि रूम पार्टनर बदलना ज्यादा जरूरी है कि पहले 10 दिन बाद जो एग्जाम है उसको निपटना ज्यादा जरूरी है? तो ठीक है, फिलहाल हम यहां कुछ नहीं करेंगे रूम पार्टनर को लेके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे दिमाग में नहीं है। लेकिन अभी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरी समस्या है, उससे पहले निपटेंगे तब तुम्हें भी बताएंगे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय होता है, जिसे हम नकारात्मक निर्णय कहते हैं। समय आने का इंतजार किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, समस्या अपने आप सुलझ जाती है। लड़ाई झगड़ा हो रहा था रूम पार्टनर से, अब आप रूम बदलने का सोच रहे थे, तब तक पता लगा कि दिल्ली में लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू हो गया, आपको घर जाना पड़ा, अपने आप समस्या ही खत्म हो गई। अदरवाइज झूठे आप 8 दिन परेशान होते रूम पार्टनर बदलने में, 10 दिन के लिए टाला आपने। देखिए, भगवान ने ही रास्ता सुझा दिया कि ठीक है, कर्फ्यू लग गया है, कि लॉकडाउन है, कि ऑफलाइन बंद है, तो रहो दिल्ली में, नहीं रहो, अपने घर चले जाओ कुछ दिन। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो थोड़ा वेट कर लेने में भी बुराई नहीं है। कहा ही जाता है कि समय बड़े से बड़े घाव पे मरहम लगा देता है। और नहीं भी लगा रहा तो फिर हम देखें उसको, लेकिन प्रायोरिटी डिसाइड करते हुए कि पहले कौन सी समस्या जरूरी है, फिर कौन सी, कितना टाइम हमारे पास है, कितने रिसोर्स हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग निर्णय चेन या क्रमिक श्रृंखला के रूप में आगे चलते हैं। किसी पर्टिकुलर समस्या के संदर्भ में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, हर निर्णय अपने पिछले वाले निर्णय से प्रभावित होता भी है और अपने आगे वाले निर्णय को प्रभावित करता भी है। उनकी एक चेन, एक क्रमिक श्रृंखला होती है। जैसे मैंने कहा आपसे कि ग्रेजुएशन के बाद समस्या थी बेरोजगारी, आपने निर्णय लिया सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी। अगली समस्या आई कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कहां से करें, दिल्ली, पटना, लखनऊ, इलाहाबाद या और जहां। आपने निर्णय लिया कि दिल्ली या पटना, या अपने घर से अपने गांव की छत पर बैठ के धूप खाते हुए। फिर अगली समस्या आई कि किस विषय को लेकर तैयारी करें, निर्णय लिया लोक प्रशासन। अगली समस्या की लोक प्रशासन कैसे पढ़ें। देखिए, आप समस्याएं आती जा रही हैं एक के बाद एक। निर्णय लेते जा रहे हैं आप। हर निर्णय पिछले वाले निर्णय से प्रभावित भी है और आगे वाले निर्णय को प्रभावित कर भी रहा है। मूल समस्या भी वही है, बेरोजगारी वाली, लेकिन अब उसमें आपको ढेरों निर्णय लेने हैं और वो जो ढेरों निर्णय आप करेंगे वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे कारण परिणाम के रूप में। और देखेंगे, निर्णय हमेशा अपने परिवेश से प्रभावित होता है या होना चाहिए। परिवेश को नजरअंदाज करके लिया गया निर्णय बहुत अच्छा नहीं होता। बंद प्रणाली नहीं, खुली प्रणाली, ओपन सिस्टम, दिमाग को खुला रखना ज्यादा बेहतर है कि आप अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक परिवेश देखें, उसके अकॉर्डिंग निर्णय लें। कहा जाता है जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए, जैसा देश वैसा वेश। बहुत सारी कहावतें यूं ही नहीं कही गई हैं। लड़कियां हैं, पितृसत्तात्मक समाज है, अब वो कहें हम तो 45 साल तक, 40 साल तक केवल तैयारी करेंगे सिविल सेवा की, तब तक ना शादी, ना विवाह, ना तो क्या ये हमारे समाज जो फिलहाल वर्तमान सामाजिक व्यवस्था है उसके लिए संभव है? इवन ये तो लड़कों के लिए भी नहीं है संभव कि 40 साल तक बेरोजगार बैठे हैं और फिर भी करने वाले कर रहे हैं।
घर वालों का सपोर्ट है तो अच्छी बात है, लेकिन भाई देखिए आपकी सोशल बैकग्राउंड क्या है, आपका आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी भाई नहीं है आर्थिक स्थिति अच्छी कि हम दिल्ली जाके तैयारी करें, तो इसका मतलब क्या है कि तैयारी नहीं करेंगे, नहीं तो नहीं हम तो घर और खेत बेच के दिल्ली जाके तैयारी करेंगे। जहां चाह वहां राह है, अगर इच्छा होगी करने की तो आप घर बैठ के भी कर लेंगे। तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति भी देखनी है, आपको अपनी सामाजिक और सबको करना है ऐसा, हर संगठन हर प्रशासन को करना है ऐसा। भारत एक गरीब एक विकासशील देश है। हम अपनी स्थिति देखें कि कोरोना के टीकों की उपलब्धता कितनी है, तीसरा बूस्टर डोज लगाने की स्थिति में हम हैं भी कि नहीं है, फ्री में डोज देंगे। देखिए 140 करोड़ आबादी है, देखते देखते सबको हमें लगाना है। अभी तक 18 ऊपर लगा रहे थे, अब 15 से ऊपर लगाने लगे, 12 से ऊपर लगाएंगे। तो अब सोच के देखिए 140 करोड़, सबको 280 करोड़ टीके चाहिए। अब तीसरा बूस्टर डोज भी लगा दें 140 करोड़, और कोई कुबेर का खजाना तो लगा नहीं है सरकार के हाथ की। हाँ 3 और 4 और 5 सबको तो फ्री में चाहिए ही है। तो हम वो देखेंगे तब तो निर्णय लेंगे कि हाँ हमारी जेब आर्थिक स्थिति अलाउ कर भी रही है कि नहीं कर रही है, कि 2 के बाद तीसरा भी बूस्टर फ्री में लगवा दें, या उपलब्धता कितनी है या नहीं है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की कितनी क्षमता है, तब तो कोई निर्णय लेंगे कि यूं ही हवा में निर्णय हो जाएगा। तो परिवेश को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, और प्लस उसके साथ साथ निर्णय, और एक जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है कि निर्णय कभी भी साध्य नहीं होता है, ये केवल साधन मात्र होता है। निर्णय ले लेने से देखिए आप किसी समस्या का हल नहीं होता, निर्णय ले लेने मात्र से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बस आपको एक रास्ता मिल जाता है जिस पे चल के आप अपनी उस समस्या का हल कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। समस्या बेरोजगारी की थी, आपने निर्णय लिया सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी, देखिए इससे आपकी समस्या दूर नहीं हुई है। आपको केवल एक रास्ता मिला है कि हां अगर सही तरीके से आप उस पर चल पाए तो हो जाएगी समस्या दूर, लेकिन अभी नहीं हो गई समस्या दूर। निर्णय लिया आपने कि लोक प्रशासन विषय को लेकर तैयारी, तो देखिए ये अभी एक बस रास्ता मिला है आपको, अभी उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ है, अभी इस रास्ते पे चलना है आपको। सही तरीके से चलेंगे तो हो सकता है कि जो मंजिल है वो पाएंगे आप, जो आपका लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो निर्णय अपने आप में साध्य नहीं होता है, वो केवल एक साधन मात्र है। कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं ये निर्णय की। निर्णयन का महत्व स्क्रीन पे आपके सामने है। क्यों जरूरी है निर्णयन, क्या महत्व है निर्णयन का किसी संगठन में, किसी समाज में। कई विद्वान हैं जिन्होंने निर्णयन को संगठन और प्रबंध की एक सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि माना है। इवन इतनी महत्वपूर्ण गतिविधि कि उन्होंने निर्णयन को संगठन या प्रबंध के हृदय, हार्ट की संज्ञा दी है। हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, हार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या ब्लड स्ट्रीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रक्त या हृदय, इस तरह की संज्ञा दी है।